चीज को आज क्लियर कह दिएगा कि जैसे बोलते हैं ना कि मुस्लिम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। किसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय? आया है जो तरुण खटीक का, वहां पे एक बच्ची थी छोटी ने, उसने एक गुब्बारा महिला के ऊपर गिर गया। ठीक है, आप रोजा है, अगर आपके ऊपर होली है तो आपके ऊपर कोई कलर डाल दे तो आप उसको क्या जान से मार देंगे क्या? ये आपका मजहब सिखाता है? सुनिए, रंग पड़ने से मेरा ईमान इतना कमजोर भी नहीं है कि रंग पड़ने से मेरा रोजा खत्म हो जाएगा अगर अगर गलती से किसी ने डाल दिया। रही बात, मैं भी तमाम तरह के रिपोर्ट्स देखा हूँ, वहां पर हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। वो दो पड़ोसियों का विवाद था। नहीं, मारा उन्होंने किसने? नहीं, हमारी बात सुनिए। हाँ। मैं तमाम तरह के मैंने न्यूज पे देखा है। मैं ये नहीं, वहाँ के तमाम तरह के आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार जाके जब उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया तो वहां पर वहां के पुलिस अधीक्षक का बयान भी आया है कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, ये दो पड़ोसियों का मामला था और पुराने बहुत दिनों से रंजिश थी, गाड़ी खड़ी करने के लिए रंजिश था। उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जिसने भी हत्या की है, इस देश का संविधान है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस देश का हर व्यक्ति, अमन प्रस्त व्यक्ति इसकी मांग करता है। अपराधी का कोई भी जात और धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। यदि हम दीपक के लिए भी खड़े होंगे तो हम रहीम के लिए भी खड़े होंगे, हम किसी सिख के और किसी ईसाई के लिए भी खड़े होंगे। अपराध करने वाला किसी भी धर्म का होगा वो अपराधी है। अपराधी के साथ इस देश को के संविधान मानने वाला कोई भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। एक मौलाना थे, उन्होंने डिम्पल यादव जी के ऊपर, जो सांसद है समाजवादी पार्टी की, उनके ऊपर मस्जिद में बैठी थी तो पल्लू सर पे नहीं डाली थी, तो उन्होंने बोला था कि ये डिम्पल यादव, ये देखिए नंगी बैठी हुई है। देखिए, ये इस चीज का क्या ये बात बोलना उचित था? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो समाज का नेतृत्व करता है, जो समाज को दिशा तय करता है, उसको अपने बयानों पर बड़ा ही संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। अगर यदि आपको कोई बात भी कहनी थी तो आपको कम से कम शब्दों का जो चयन होता है ये सही करना चाहिए था। निश्चित रूप से मैं ऐसे शब्दों की पूरी तरह से निंदा करता हूँ। ठीक है, आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एक मस्जिद में या मंदिर में जाने के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हर व्यक्ति का पालन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कम से कम आपका बयान, क्योंकि आप यदि किसी भी धर्म के धर्मगुरु हैं तो आपके पीछे एक लंबी फॉलोअर है, लंबे यानी आपको अनुसरण करने वाले लोग हैं, उससे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे शब्दों का चयन करने से पहले उनको लाख बार सोचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव की अदालत। तो आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है जो वसीम अंसारी जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी भी है। तो आज इनसे सीधे सवाल किए जाएंगे इनकी सरकार पे, पिछली सरकार पे भी और इस समय जो बीजेपी सरकार है उस पर भी। और यहाँ पर न तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिया जाता है, न तो बताया हुआ दिया जाता है। जनता का जो सवाल होता है हम लिख के रखते हैं, उसके बाद सीधा इनसे सवाल करते हैं। नमस्कार, और आपके चैनल को जितने भी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से जो देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आपकी पार्टी भी आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तक सिर्फ देश को लूटा है। 70 साल कांग्रेस ने जो बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बेचने का काम किया। पिछले 12 सालों में इस देश की रेल बिकी, सेल बिकी, भेल बिकी, तमाम तरह के जो नवरत्न कंपनियां थी वो बिक गई। यदि कांग्रेस ने बनाया नहीं होता तो ये बेचने का काम कैसे करते हैं? और निश्चित रूप से जिस तरह से ये कहते हैं लगातार जो 70 सालों में हुआ नहीं हो पाया, वो हमने 11 सालों में किया। आज डॉलर 92 रुपये ही करीब 70 सालों में नहीं हो पाया था। तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत आज जिस 100 रुपए के आसपास ही, कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। देश में जो महंगाई है ये कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। गैस सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर बिक रहा है, ये कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। चीन हमारे देश के सीमा में कई किलोमीटर घुस आता है और देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, ये कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। और छोड़िए, इस देश का प्रधानमंत्री चुपके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बिरयानी खाने जाता है, ये कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। सीबीआई पे छापा मारती है, ये कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। लेकिन लोग ये तो बोलते हैं कि बीजेपी की पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम की पाकिस्तान से बैर है, बांग्लादेश से बैर है, वहां पर नहीं जाना है। और आप बोल रहे हैं ये जाके बिरयानी खाते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्र प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं ओम बिरला जी, जाके उनके हैं कि जो शपथ समारोह था उसमें जाते हैं, उपस्थिति देते हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ ना कि इनका ये दोहरा चरित्र है। ये किस तरह से देश के सामने
लगातार झूठ बोलते हैं। पूरा देश याद है कि बिना बताए, बिना किसी प्रोटोकॉल के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे उनके प्रधानमंत्री की अम्मा के बर्थडे पर। तो ये केवल जनता को बरगलाते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं। इनका जो दोहरा चरित्र है ये पूरे देश के साथ है। आप आसाराम बापू जी को जानते होंगे, देश जो है मोदी जी बोलते हैं मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, और आसाराम बापू किस केस में फंसे थे आप जान ही रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। अभी आसाराम बापू को मैंने देखा कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत अयोध्या और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कराया गया। सोचिए, इस देश के सरकार की मंशा, इस देश की सरकार की नीयत पे ये सारी चीजें प्रश्न करते हैं, खड़ा करते हैं। और इस देश को ये समझ में भी आ रहा है कि ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में ढेर सारा अंतर है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्ची निकाल के लोगों का भविष्य बता देते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। देखिए, ये आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस पर मुझे कोई भी टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। इस देश के संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी धर्म का, किसी भी धर्मगुरु का, किसी का भी सम्मान कर सकता है, किसी भी धर्म से जुड़ सकता है। इस देश के संविधान ने अधिकार दिया, ठीक है, उनका अधिकार है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो आदमी आज भारत में रेपिस्ट पाया गया हो, उसको सजा हुई हो, उसको ये गुरु बोलते हैं। अब देखिए, इस बात का तो जनता को तय करना होगा ना, जनता को उनको समझना होगा इनके दोहरे चरित्र को ना, कि किस तरह से एक जिसके ऊपर जघन्य अपराध, बलात्कार जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, उसमें सजा हो चुकी है। आरोप ऐसा नहीं कि आरोप लगा है, सजा हो चुकी है, वो सजा काट रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई अपना गुरु कहता होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच, उसकी नैतिकता कहाँ है। और जहां तक मैं जानता हूं, डिम्पल यादव जी को व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। अपने आप को किस तरह से वो समाज के अंदर, संसद के अंदर आप देखिए किस तरह से बड़ी शालीनता से, बड़ी धैर्यता से रहती हैं और एक समाज को दिशा देने का काम करती है। लेकिन बीजेपी कहती है देश में विकास हुआ है और कांग्रेस कहती है नहीं हुआ है। इसका आप आलोचना क्यों करते हैं? बीजेपी बोल रही है हर जगह विकास दिख रहा है। कैसा विकास, जब इस देश में देश की आम जनता हमेशा लाइनों में लगी रहती है, चाहे वो वोट बंदी के नाम पे हो, चाहे आज गैस बंदी के नाम पर हो। आपको याद होगा राहुल गांधी ने इस देश में जब जब जो बयान दिए, उस बयानों पर जाइए, वो बयान आने वाले वक्तों में सही साबित हुए। चाहे किसी भी मुद्दे, चाहे वो फाइनेंस के मुद्दे पर रहा हो, कोरोना पे उन्होंने कहा कि इस देश में भयानक एक तरह से त्रासदी आने वाली है, इस देश ने ध्यान नहीं दिया। विदेशों से कोरोना आया, पूरा देश परेशान रहा। किस तरह से ये प्रधानमंत्री रात में 8 बजे टीवी के सामने बैठता है, बोलता है भाइयों बहनों नोट बंद। और मुझे बाबा रामदेव का भी बयान याद आता है। मैं निश्चित रूप से जितना दोषी भाजपा को मानता हूं, उनसे ज्यादा इन लोगों को मानता हूं। बाबा रामदेव का बयान मुझे याद है अभी भी कि 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है। किस कक्षा में पढ़े हो, किस स्कूल में पढ़े हो? देश ये जानना चाहता है कि यदि 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता था तो 2000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? ये कौन सा फाइनेंशियल आपने कहां से पढ़ लिया भैया? देश को बेवकूफ समझा है? देश बेवकूफ नहीं है, देश समझ रही है कि पूरे, इन्होंने कहा कि भैया बड़ा काला धन है, रिजर्व बैंक में 99.80% से अधिक का पैसा जमा हो गया। मतलब सारे ब्लैक मनी भी थे, वो सब व्हाइट मनी हो गए। यदि उसमें छपाई जोड़ दिया जाए उन नोटों का तो इस देश को नुकसान हुआ। उस नोटबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ, तकलीफ हुई उस आम जनता को जिसके बहन की शादी थी, जिसके भाई की परीक्षा थी, जिसको स्कूल में एडमिशन करवाना था। वो अपना पैसा रहते हुए उस लाइनों में लगा था, उसकी मृत्यु हो जा रही थी, वो काम नहीं कर पा रहा था। और आप अपने क्षेत्रों के बैंकों में, आपको अगर याद होगा, देखा होगा, बड़े बड़े धन्ना सेठ पीछे से बैकडोर से
सब नोट उनको मिल जाया करता था। ये दोहरा चरित्र है जो मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। फिर नोटबंदी से फायदा किसको हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूं ना, ये तो इसका आकलन आपको स्वयं करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे अकूत धनराशि इस देश को प्राप्त होगा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आंकड़े जारी किए तो 100% में कुछ % कम ही नहीं जमा हुए, बल्कि 99.80% के आसपास पैसा जमा हो गया। तो काला धन रहा कहां? फिर भी जनता बार बार बीजेपी को ही क्यों चुनती है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया इस देश में, देश को बांटने का। और ये इनका प्रयोग आज नहीं है, ये 100 सालों से, जब आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, 100 सालों से वो इसमें लगे हुए थे इस देश को बांटने का। तो शायद ये 2014-19 में बांटने में सफल हो पाए, मगर जनता फिर समझी। शायद 2004 से 14 के बीच, 2004 से 14 में हमारी सरकार थी। मैंने बताया आपको कि एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के माध्यम से चला कि भैया कांग्रेस पार्टी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। आरोप लगे, आरोप क्या लगे? 2G स्पेक्ट्रम के आरोप लगे, कुल आवंटन के। सरकार इनकी है 11 सालों से। मुझे 2G स्पेक्ट्रम का, मैं उसका निर्णय पढ़ रहा था, जजमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मैं 4 सालों से अधिक से मैं कोर्ट में बैठा हूं, यहां तक कि रविवार को भी बैठा हूं, एक भी गवाह या सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पाए। आपने 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया, मगर 3G स्पेक्ट्रम जब आपने बेचा तो 2G स्पेक्ट्रम से कम पैसा मिला। तो ये एक प्रोपेगेंडा था कि हम इसको इनको भ्रष्ट साबित कर देंगे। भ्रष्ट के नाम पर देश एक बार बदलाव चाहिए, और लोकतंत्र में बदलाव होने चाहिए, इसमें खुद राय नहीं है। नहीं तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। बदलाकर उसमें तमाम बाबा रामदेव, अन्ना हजारे जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल, आपके वो जो राज्यपाल हैं किरण बेदी जी, तमाम लोगों ने साथ दिया, एक प्रोपेगेंडा बनाया, और देश भ्रम में डालने के बाद सत्ता में आगे 14 में, फिर उसके बाद 19 में एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का इन्होंने एक पूरे देश भर में चलाया प्रोपेगेंडा। मगर 24 में जब इनके तमाम सांसदों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश की जनता उठ खड़ी हुई और इनको वैसाखियों पे ला दी। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं है, इनके पास 240 सीट है, बहुमत से 32 सीट। ये गठबंधन की सरकार है, वैसाखियों की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कांग्रेस कभी भी इस समाज को, देश को संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे और धर्म के नाम पर बांटने का काम नहीं करती है। वो इस देश का विकास चाहती है, मोहब्बत के रास्ते पे चलते हुए, देश में अमन चाह रहा रहे, आपसी भाई सौहार्द रहे, इस रास्ते पे चलते हुए विकास चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल अपना विकास, भारतीय जनता पार्टी का विकास, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो इस देश में बांट कर राजनीति करते हैं, यही सबसे मूलभूत अंतर है। हम गांधी के विचारों वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है झूठ, चलती फिरती झूठ की मशीन है, और उस झूठ को फैलाने में इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस का वर्चस्व उसे प्राप्त है। वो झूठ बोलती है और दिन भर उस झूठ को प्रसारित करने का काम इस देश की जो बड़ी मीडिया हाउस है और जिनके मालिक अडानी, अंबानी और तमाम बड़े बड़े राजघराने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जो उनके बताए हुए एजेंडे के अनुसार काम करते हैं। लेकिन एक चीज बड़ा हमें सोचने में आता है कि देश की सबसे बड़ी मीडिया जो बोलती है अपने आप को कि उसने धर्मेंद्र, आपने सेलिब्रिटी धर्मेंद्र को जानते होंगे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने फैला दिया कि धर्मेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी धर्मेंद्र की मृत्यु हो चुकी है। इस मीडिया की जो प्रासंगिकता है, ये जो मीडिया की निष्पक्षता, ये पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आप विश्व के लेवल पर अगर इंडेक्स जो होता है, जो जारी होता है प्रेस की स्वतंत्रता, वो बहुत ही निचले पायदान पर है। चाहे वो धर्मेंद्र जी की घटना हो या तमाम घटनाएं, अभी
एक कांग्रेस के बारे में इन्होंने दिखा दिया कि ईरान के उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाद में मालूम हो कि तो कन्वेंशन सेंटर है। ये पूरी तरह से दिन भर झूठ लाते हैं। कई मैं आपको वीडियो दे दूंगा जब इन्होंने बाद में जब इनके ऊपर केस की धमकी दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से या दूसरे सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मैंने कहा ना कि झूठ का प्रचार प्रसार करना ही इन मीडिया हाउसों का काम रह गया है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, रवीश कुमार जी की मुझे वो लाइन याद आ रही है कि 1 महीने टीवी आप बंद कर दीजिए, हाँ। टेलीविजन को बंद कर दीजिए, इस देश की सत्ता बदल जाएगी। लेकिन इन्होंने ये बड़ी मीडिया में दिखा दिया था कि ईरान ने बुर्ज खलीफा पर हमला कर दिया है, बुर्ज खलीफा जल गया है, ये मीडिया इतना तक दिखा देती है। मैं उठता हूं तो सुबह जब अगर टीवी खोलो तो मुझे डर लगता है कि मैं पता नहीं ईरान तो नहीं पहुंच गया हूं। इस तरह से लोग ये दिखाते हैं, मतलब वो युद्ध कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, इनको सारी जानकारी हो जाती है और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इनका सत्य से कोई सरोकार नहीं रहा है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, किस तरह से चौबीसों घंटा ये झूठ फैलाते थे। आज उनको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। पीएमओ से चिट्ठी आती है, पीएमओ से चिट्ठी कि आज की हेडलाइंस क्या रहेगी, आज आप किस मुद्दे पर बहस करेंगे। आपने कभी देखा है बड़े मीडिया हाउस में कि कभी शिक्षा पर, कभी स्वास्थ्य पर, कभी इस देश की बदहाली पर, इस देश की आर्थिक व्यवस्था पे कभी रोज वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, कभी संभल, कभी ये कभी वो, इस तरह की बहस करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से पीएमओ से जो उनको आदेश प्राप्त होता है और जो एंकर उनके आदेश मानने से इनकार कर देता है, उनकी छुट्टी हो जाती है। रवीश कुमार जैसे लोग और भी तमाम आपको लोग मिल जाएंगे जो आज स्वतंत्र मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, आप जैसे उन तमाम लाखों सैकड़ों हजारों यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लोकतंत्र की जो चौथी स्तंभ कहा जाता है उसको आप लोगों ने जीवित रखा है। समाचार का मतलब होता है जो फैक्ट है वो जनता के सामने आप पेश करिए, फिर जनता तय करेगी। मगर यहाँ एक विचार दे दिया जाता है, सही गलत वो पहले ही तय कर दे। मीडिया ट्रायल चलता है किसी के भी खिलाफ। लेकिन मोदी जी जब भारत के पीएम नहीं थे, गुजरात के सीएम थे, उन्होंने बोला था कि भाइयों बहनों ऐसा रुपया नहीं गिरता है। यहाँ के प्रधानमंत्री महंगाई के म बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी थे, यहाँ के प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है। भारत का रुपया गिर जाता है, नेपाल का नहीं गिरता, श्रीलंका का नहीं गिरता, पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं गिरता। क्या कमी है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? उनका इसके पहले का भाषण है, 2014 के पहले का। माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो ये सवाल निश्चित रूप से पूरा देश आज पूछ रहा है। लेकिन भाई जब वो कहीं इंटरव्यू दे तब ना पूछा जाए। नहीं, ये जनता के मन में सवाल है और लगातार निश्चित रूप से वो प्रेस के सामने आते नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो लगभग ये 54 या 55 रुपए थे। मुझे उनका बयान आज भी याद है, कहीं ये ऐसा ना हो कि मनमोहन सिंह जी की उम्र को पार कर जाए। आज तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं बचा जिसकी उम्र न डाक गया हो। आज 93 रुपए डॉलर की कीमत है। मुझे तमाम सेलिब्रिटियों के भी ट्वीट उसमें आते थे इसके पक्ष में कि अच्छा हुआ कि मैंने डॉलर का अंडरवियर पहना है, मैंने है, नहीं तो रुपया का पहन लेता तो ये तो रोज गिर जाता। इस तरह के बयान उसमें तमाम सेलिब्रिटी भी देते थे। आज वो कहाँ छिप कर बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं। वो कहते थे कि भारत का रुपया नहीं गिर रहा है, कि भारत की गरिमा गिर रही है। तो आज 93 रुपए गिर गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भारत की गरिमा नहीं गिर रही है, कि आज भारत का जो सम्मान था वो नहीं गिर रहा है। अच्छा, ये जो पुलवामा हमला हुआ अभी तक इसकी जांच नहीं पाई, इसका जिम्मेदार कौन है, जनता है या सरकार है? देखिए ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रास्ते पर है। मैं तानाशाही शब्द इसलिए जोड़ा, हमें भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, हम अपने विचार रख सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर कोई भी नौजवान इनसे सवाल पूछ लेता है और इस सरकार को सवालों से डर लगता है। इसीलिए वो लगातार जनता को भ्रम में स्थिति में डालकर कभी एसआईआर के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी गैस बंदी के नाम पर लाइन पे लगा कर रखते हैं। कहीं हमसे ये सवाल न पूछ रहे
और रही बात अभी हमारी 11 नौजवान 11-12 यूथ कांग्रेस के साथी थे, AI समिट हुआ था दिल्ली में, जिसमें गलगोटिया एक यूनिवर्सिटी है जो इनको काफी मोटे रूप में चंदा भी देती है। अच्छा। उसने चीन का रिपोर्ट लाकर कहा कि हमने बनाया है। इस पे काफी थू थू इनकी हुई, पूरे विश्व मंच के सामने हुई। वहां पर 11 नौजवानों ने सवाल पूछ लिया और यहाँ की पुलिस ने उन लोगों पे NSA लगा दिया और खोज लाया कि इसका मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का उदय भान चिब है। आज तक पुलवामा में RDX कहां से आया था उसका मास्टरमाइंड ये खोज नहीं पाए हैं। और यही महाराष्ट्र के डिप्टी CM जो थे अजीत पवार, उनका भी हेलीकॉप्टर में मृत्यु हुई। तो उन्होंने एक दिन 2 दिन 4 दिन पहले का बयान उनका था कि बीजेपी का सारा काला चिट्ठा मेरे पास है, घोटाले का सब कुछ फाइल मेरे पास है। उसके एक दो दिन बाद आती है कि डिप्टी CM महाराष्ट्र के इस देश में तमाम इस तरह की घटनाएं हुई। मुझे याद है जज लोया सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी मृत्यु किस हालत में हुई, कैसे हुई, कितनी संदिग्ध थी, क्या आज तक जांच हो पाया। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। और अजीत पवार जी के भतीजे रोहित पवार जी ने तो सवाल खड़ा कर दिया है। अभी वो माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात किए थे, इस देश के प्रधानमंत्री से भी CBI जांच की मांग की है। और निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ। 2 दिन पहले उन्होंने इस तरह के बयान दिए, 2 दिन बाद होता है, तो ये सब जांच के दायरे में है। और एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब सरकार को जांच कराकर देश की जनता के सामने रखना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में माफिया सिर्फ अतीक अहमद और ये अफजल अंसारी के भाई का क्या नाम था जो मारे गए? मुख्तार अंसारी। ये दोनों लोग माफिया हैं और कोई उत्तर प्रदेश माफिया नहीं है। आज उत्तर प्रदेश इसी समस्या को जूझ रहा है ना कि इस देश में एक जाति को छोड़कर, जो जाति योगी जी की है, उस जाति में अगर आप हैं तो आप माफिया गुंडे नहीं है। उस जाति को छोड़कर आप किसी भी जाति के हैं तो आप बड़े बड़े माफिया हैं। आपको हर जाति में माफिया मिल जाएंगे, मगर माननीय योगी जी के स्वजाति में आपको माफिया नहीं मिलेंगे। मतलब माफिया सिर्फ 2 ही थे। योगी जी बोलते हैं विधानसभा में कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। क्या इन्हीं दो लोगों के लिए या फिर यही एक जात के लिए था मिट्टी में मिलाने का था? माफिया और कोई नहीं है, रेपिस्ट और कोई नहीं है, उनको वो माफिया नहीं है, वो तो माफिया से बड़े हैं। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी जी पर जानते कितने मुकदमे थे? दर्जनों मुकदमे, और बड़े बड़े गंभीर मुकदमे थे। सारे मुकदमे हटा लिए गए। कौन हटाया? अरे उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने रिकमेंड किया, हो गए, हट गए, वो सरकार उनकी है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको ये बताया कि अगर आप स्वजाति हैं उनके तो आप माफिया नहीं है। दूसरी जाति में है, आप कोई भी क्राइम करेंगे आप बड़े माफिया गैंगस्टर बना दिए जाएंगे, आपके घर बुलडोज कर दिए जाएंगे, मगर उनके स्वजाति पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। लेकिन जो हत्या और रेप बलात्कार में अंदर है, या फिर ज्यादा करके हमने सुना है कि आज 70% सांसदों पे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 70% सांसदों पर रेप के आरोप है। देखिए, इस पर सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर तमाम सुधार किए हैं। आपको याद होगा माननीय रेल मंत्री थे लालू जी, उन्होंने इस कानून का हमारी सरकार में थे विरोध भी किया था कि 2 साल से अधिक की सजा होगी तो आपकी सत्ता चली जाएगी और आपको जानकर होगा। इसे लाया कौन था? राहुल गांधी जी। और उसको हथियार बनाकर सबसे पहला हमला किस पे किया गया? राहुल गांधी जी पे। राहुल गांधी जी की सत्ता चली गई। एक मामले में उनको 2 साल की सजा सरकार ने दिया। किस मामले में? उन पर एक मुकदमा चल रहा था, लगभग 40 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं और उनकी सदस्यता छीन ली गई, उनके घर छीन लिए गए। ऐसा कुछ आरोप है ये रेप या फिर नहीं, इस तरह के नहीं। ऐसा वो उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं। ठीक है, हाँ, दंगा का जैसे कि ED CBI ये सब, जैसे अभी नेशनल हेराल्ड का मामला है। एक इस देश को आजादी में उस अखबार का बड़ा योगदान है और वो अखबार नॉन पार्टिबल है ना, उसमें आप बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं।
इसी तरह तमाम तरह के उन पर आरोप लगाकर उन पर मुकदमे किए हैं। जैसे वो किसी से मिलने चले गए किसी पीड़िता के घर, तो सरकार मुकदमा कर देती है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हैं, तो वहां पर बैठ गए उस पर मुकदमा कर देती है। इस तरह के मुकदमे उन पर, उन्होंने जैसे गोडसे के खिलाफ बोल दिया, महात्मा गांधी जी के पक्ष में बोल हाँ, दिया, हाँ, इस पर तो मुकदमे हो जाते हैं। गोडसे तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, गोडसे तो अगर गांधी जी को मारा तो द्रोही था। भारतीय इतिहास में शायद उस कानून में अधिकतम सजा, जिस कानून पर उनको सजा दी गई 2 साल है, और 2 साल तक की सजा आज तक किसी को भी नहीं हुई। ये तमाम तरह के सवाल प्रश्न भी खड़ा करते हैं। इसलिए प्रश्न की चिंता करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज निर्णय दिए या निर्णय देते हैं, वो जैसे ही रिटायर होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे इस देश की जनता को तकलीफ होती है, कहीं इनकी मिली भगत तो नहीं थी। तो राहुल गांधी जी ने सुधार लाया है। आने वाले वक्तों में हमारा एकदम साफ मानना है कि आरोप किसी कर सकता है, राजनीति करते तो आरोप हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने उसमें एक क्लॉज बनाया था कि आप पे आरोप हो जाएगा और 2 साल से अधिक की सजा होगी तो आपकी सजा चली जाएगी। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, ये बीजेपी की सांसद है, इसमें मंडी से हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन भारत के संसद में एक बाहर उन्होंने सवाल बोला था कि राहुल गांधी जी के ऊपर कि हम महिलाओं को उनको देखकर बड़ा असहज महसूस होता है कि वो टपोरी की तरह आते हैं। इस देश के नेता प्रतिपक्ष, वो नेता विपक्ष हैं, वो एक संवैधानिक पद होता है। उनके प्रति इस तरह की भाषा कहीं से भी ये माफ करने लायक नहीं है, पूरी तरह से निंदनीय है। और मुझे मेरा साफ साफ मानना है, उनके तमाम तरह के भाषण आप देखेंगे तो वो निश्चित रूप से उनको एक अच्छे मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। यदि उनको मनोचिकित्सक नहीं मिल रहे हैं तो हमसे संपर्क कर लें। हमारे बगल में बेचू है, प्राग हिंदू यूनिवर्सिटी, बड़े अच्छे मनोचिकित्सक हैं, उनका इलाज हम वहाँ करवा देंगे कंगना रनावत जी का। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग करती हैं। रही बात आप महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करते हैं, उसी संसद में उनकी बहन प्रियंका गांधी जी सांसद हैं, उनकी माँ सोनिया गांधी जी सांसद हैं, उनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही। वो किस तरह से माहौल में रहते हैं और तमाम महिलाएं। अभी कल मैं उनका प्रियंका चतुर्वेदी जी का मैं सुन रहा था बयान कि हम पहले वो कांग्रेस पार्टी में थी, आज शिवसेना में है। हम लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ काम किया है, लगातार काम किया है। इस तरह की निश्चित रूप से उनके दिवालियापन का प्रतीक है। राहुल गांधी जी बड़े ही सभ्य, शालीन, और जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, आपने देखा होगा कि हजारों लाखों महिलाएं उनसे मिली और कितनी सहजता से मिलती हैं। बड़ा ही उनको एक अच्छा लगता है कि बड़े ही सहज व्यक्ति हैं, बड़े शालीन व्यक्ति हैं, बड़े संस्कारित व्यक्ति हैं। ये पूरा देश जानता है। कंगना रनावत के प्रमाण पत्र की आवश्यकता माननीय राहुल गांधी जी को नहीं है। आपकी बात होती है राहुल गांधी जी से? नहीं, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी से? देखिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को पूरा देश संभालना होता है। हाँ, जब जरूरत पड़ती है, कोई मुद्दे होते हैं, मेरा ये सौभाग्य रहा कि दर्जनों बार मैं राहुल जी से, और प्रियंका गांधी जी के तो साथ मैंने काम किया उत्तर प्रदेश में ही, मेरा सौभाग्य रहा कि वो हजारों की भीड़ में मुझे नाम से पुकारती हैं। अच्छा। हाँ, ये अभी भी उनका कांटेक्ट नंबर बातचीत होता रहता है? देखिए, कांटेक्ट नंबर नहीं, वो हम मेल करते हैं, उनको व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा। ठीक है, उस माध्यम से हाँ, जैसे कोई भी समस्या होती है तो हम उनको लिख के भेजते हैं, तो वो हमें बुला लेती हैं, मुलाकात होती है। जैसे पिछली बार मुलाकात हमारी प्रियंका गांधी जी से जब हम लोग वो वायनाड से सांसद हुई थी, हमने कहा दीदी हम मिलकर बधाई देना चाहते हैं। दीदी ने बुलाया, हम लोगों ने मिलकर बधाई दिया। इसलिए बधाई दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर भारी रही। और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों नौजवान, मैं पिछले 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने देखा किस तरह से एक मध्यम वर्गीय, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों को जो राजनीति करना चाहते थे, जिनके दादा या पिताजी को राजनीति में नहीं थे, मैं उनको राजनीति के मुख्य धारा में जोड़े। आसपास में हर जिले में मैं आपको दर्जनों नाम बता सकता हूँ जो कांग्रेस की राजनीति के मुख्य धारा में है। वो केवल प्रियंका गांधी जी के खोज के कारण, प्रियंका गांधी जी ने जिले जिले में भ्रमण किया, संवाद किया, और उन्होंने इस तरह के हम जैसे लाखों नौजवानों को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा। आप ये समझ सकते हैं, आप ये कभी सोच सकते हैं कि 32 वर्ष के नौजवान को विधानसभा का टिकट दिया जाए? एक मध्यम वर्गीय परिवार में, कभी मेरे घर पे आइएगा, मैं छोटे से एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। आप ये सोच सकते हैं, मैं 36 साल की अवस्था में मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया। बड़े जिलाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये केवल कांग्रेस में संभव है।
और कांग्रेस में यदि आप मेहनत से संगठन के प्रति काम करते हैं तो उसका इनाम आपको जरूर मिलता है। अब तो निश्चित रूप से पार्टी ने मुझे इतना दे दिया है कि ये जो रक्त का अंतिम बूंद है, रक्त की अंतिम बूंद का अंतिम कतरा जो है उसको लिए पार्टी के प्रति समर्पित है, समाज के लिए प्रति समर्पित है। हम राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए ये कंधे से मिलाकर इस समाज के लिए लड़ते रहेंगे। आप कभी पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट के लिए उनसे चलेंगे बात करने के लिए, कभी मुलाकात कराएंगे? अब मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जानते हैं बड़े व्यस्तम उनको देश संभालना होता है। निश्चित रूप से मैं यहाँ नहीं आने के लिए मैं उनसे मैं दीदी प्रियंका दीदी से कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक नौजवान है जिसने निश्चित रूप से समाज को दिशा तय करने के लिए, समाज का देश की दिशा तय करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया और एक प्लेटफॉर्म दिया है हम जैसे नौजवानों को अपनी बात रखने के लिए। मैं जरूर उनसे विनती करूंगा और शायद अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंच गया, मैं बता रहा हूँ, आपको वो बुलाएंगे और मुझसे नंबर मांग के आपको बुलाएंगे कि दीदी निश्चित रूप से हर उस वक्त से मिलना चाहती हैं जिनके मन में इस देश के लिए प्यार है, जो इस देश का विकास चाहते हैं, वो सबसे मिलती है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी का कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी कुछ पढ़े लिखे नहीं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको लोग क्या पप्पू करके भी बुलाते हैं, मतलब क्या? और भारत के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, आप बता सकते हैं? ये सवाल आपका है कि भारतीय जनता पार्टी का? ये जनता का है सवाल। ये जनता का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए माननीय राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए। वो पप्पू तो साबित नहीं हुए, मगर नरेंद्र मोदी जी फेंकू साबित हो गए। पप्पू तो कोई भी नाम रखता है, आपको अगल बगल पप्पू मिल भी जाएंगे, पप्पू भैया, फलान पप्पू चच्चा, मगर फेंकू भैया, फेंकू चच्चा नहीं मिलेंगे आपको। ये तो सौभाग्य की बात है। मगर लेकिन ये किस उद्देश्य से कहा गया है? देखिए, एक छवि बिगाड़ने का। और ये कि आलू और सोना वाला क्या है? नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण है, वो भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। उसको राहुल जी ने बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इधर से आलू डाली सोना निकलेगा। इस देश की तथाकथित मोदी मीडिया ने उसको प्रोपेगेंडा बनाकर पूरे देश में फैलाया, देश में भ्रम की स्थिति पैदा की। मगर धीरे धीरे उस देश के सामने सच्चाई आ गया कि ये शब्द राहुल जी के नहीं है। ये राहुल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड एमफिल किया है उन्होंने, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनको बुलावा आता है। कभी मोदी जी को बुलावा आया है? वो तो जाते हैं, हमेशा विदेश जाते हैं, उनको विदेश कभी मीडिया से बात करते हुए देखा है आपने? हमने तो नहीं देखा है। नहीं देखा है, वो करते ही नहीं है। राहुल गांधी जी को बड़े बड़े स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, बौद्धिक लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच, प्रोफेसरों के बीच बैठते हैं, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग से हैं वो। पीएम मोदी जी बोलते हैं तो हमारी भाई देखो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई है, मैं इन सब के बारे में मैं चाय बेचता था। शायद आपने ओहो, वो जहां जाते हैं उसी रंग में। वो कभी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, बयान नहीं सुना क्या? सुना। कभी राजस्थान पहुंच जाएंगे कहते मैं तो बचपन यही खेला था। बंगाल पहुंच जाएंगे कहेंगे मैं जीवन के 10 साल यही बिताया था। वो तो इसमें माहिर हैं, वो रंग बदलने में और झूठ बोलने में माहिर हैं। उन्होंने कभी ये भी बयान दिया चाय बेचने का, वर्ड नगर स्टेशन की स्थापना। देखिए, चाय बेचना कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है, 100%। ये तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है ना कि आप किसी भी तबके से हो, आप राजनीति कर सकते हो, राजनीति सब कर सकता है, इसमें कोई गुनाह की पाप की बात नहीं है। ये तो आप जाके विक्टिम कार्ड रो रहे हो ना कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मुझे चाय बेचने वाला कह दिया। कभी राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि मेरे दादी के सीने में 36 गोलियां लगी थी, उनके नाम पे कभी वोट नहीं मांगा। कभी नहीं कहा कि मेरे पिताजी के टुकड़े हो गए, ये तो सैनिकों के शहीद हुए उनके नाम पे भी वोट मांगते हैं। मैंने क्या कहा कि जिस प्रदेश में जाएंगे, अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी 5 राज्यों में है, देखिए अभी उनके कौन कौन से नए नए रूप आपको दिखेंगे। आप सोशल मीडिया पर उनकी फोटो खोज लीजिएगा, कम से कम 1000 फोटो अलग अलग वेशभूषा में मिल जाएगा। लेकिन ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हमने 35 साल तक भिक्षा मांगा है, फिर बोलते हैं हमने 30 साल तक क्या बोलते हैं कि तपस्या की है, फिर इन्होंने 3 बार गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उसके पहले विधायक भी रहे होंगे। अब समझ में आया इनका उम्र कितना है, 100 साल है या? कंगना रनावत ने भी एक बयान भाषण दे रही थी हिमाचल प्रदेश में, मैं सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले। सोशल मीडिया पे बड़ा वो एक्टिव हो गया कि वो मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और
और इनसे भी बढ़कर, मोदी जी से बढ़कर उसने भाषण ये दे दिया कि वो हिमालय में कई वर्षों तक तपस्या किए हैं। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है ये कुछ मानसिक। हाँ, हाँ? तो मतलब अब सोचिए वो हिमालय में कब तपस्या किए, कब उन्होंने चाय बेचा, कब क्या क्या कहा। अब समझ लीजिए आप खुद बुरा जोड़ भाग कर सकते हैं। अब मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, सीधी सी बात, ये जनता तय कर लेगी। मैं तो किसी पीएम को गुफा में जाके फोटो खिंचाते हमने देखा, वहां तपस्या कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य होगा ना। देखिए ठीक है, आपको मीडिएशन में जाना है, आप जाइए। तो मीडिया के सामने प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस तो नहीं देते हैं। अरे मान्यवर जो अपनी माता जी के मरने के बाद वहां भी अगर जाता है तो कैमरा लेके जाता है, ठीक है। तो वो तो छोड़ दीजिए, दूसरी बात छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़े हिंदू बनते हैं, अपने माता जी के मृत्यु के पश्चात क्या इन्होंने अपने जो भाव कर्म होते हैं, बाल बनते हैं, तमाम क्रियाविधि इन्होंने हिंदू धर्म में नहीं किया था। अखिलेश जी ने किया था। जी हाँ, और भी जितनी नागरिकता वो करते रहते हैं, जो भी उनके धर्म में, जो मुस्लिम हो हिंदू हो, जो भी उनकी रीति रिवाज क्रियाविधि करते रहते हैं। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश ने चुना है, ठीक है। लेकिन उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि अगर 70 साल में कांग्रेस कुछ करी होती तो आज जनता हमें नहीं चुनती। देखिए जनता फिर भी उन्हें बार बार चुन रही है, तीन बार से। मैंने बताया ना कि क्या कमी आपकी पार्टी की रह गई जमीनी स्तर पे। इस सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि 2 बार उनको चुनी। एक बार एक पूरे देश में जो भ्रम फैलाया गया, ये बाबा रामदेव आते थे बड़े बड़े मीडिया, नौजवानों बताओ 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि 60 रुपए में। नौजवान कहता था कि 35 रुपए में चाहिए। तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार तो बन गई, फिर भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी जनता उन्हें चुनी। सुनिए 11 साल से खोज रहा हूं उनको मैं। इसको रामलीला में तो साया पहन के भागे थे, भदोही आ जाएंगे तो यहाँ साया भी पहन से नहीं भाग पाएंगे। पूछूंगा यहाँ का नौजवान, उनसे पूछेगा कि 60 रुपए में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहाँ दिलवाइए हमको 35 रुपए में। अन्ना हजारे जी ने कहा कि लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, लोकपाल की नियुक्ति हो गई। अन्ना हजारे केजरीवाल की तरफ थे कि या फिर इधर? बता रहा हूं ना कि पूरा एक टीम था, पूरा षड्यंत्र रचा गया। अन्ना हजारे जी आप आज बैठ जाए, 500 लोग भी नहीं इकट्ठा होंगे। आरएसएस ने पीछे से उनकी बैटिंग की थी कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए। 11 साल हो गए ना, कौन सी कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं? क्यों नहीं अब वो बोलते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश के सेना में भी इन्होंने 2 पॉलिसी ला दिया, दो तरह के सेना बना दिया, एक अग्निवीर, एक रेगुलर सेना। मतलब इसको देश की सुरक्षा के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उनके मुंह से क्यों आवाज ही निकलता है? उनको इस देश के विकास या देश के प्रगति से कोई मतलब नहीं था, उनको केवल कांग्रेस को बदनाम करना था। कांग्रेस को बदनाम करने में सफल हो गए, फिर 19 में एक बार फिर सफल हो गए, 24 में जनता समझ गई है, वैसाखियों पे आ गई है। 27 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। इंडिया गठबंधन मतलब राहुल गांधी और अखिलेश जी हाँ, जो अभी वर्तमान तक है, राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों का माननीय गठबंधन है। हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं, अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस तानाशाह सरकार को हटाने के लिए इस देश में जो भी समान विचारधारा की पार्टी है उन्हें एकजुट होना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा। और उस एकजुटता का लाभ हमें 2024 के चुनाव में मिला ना। केशव मौर्य, योगी जी, तमाम बड़े बड़े, अब उनकी स्टेटमेंट और स्पीच सुन लीजिए, इतने अहंकार की बात करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने उस अहंकार को ला दिया, नीचे लाया। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है, फिर भी हार गए। सुनिए, लाया ना भैया कि उप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, जब देश की जनता सड़कों पे आती है ना तो सिकंदर को भागना पड़ता है। तो ये उप मुख्यमंत्री जी कौन सी चीज है? तो वहां इनको कोई और मंत्री भी कहा जाता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। सुनिए 2024 में इसी उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीट हम जीते हैं और लगभग 10 सीटों पे इन्होंने प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाकर सर्टिफिकेट ले लिया। मतलब 80 में 50 सीट, और अगर विधानसभा जुड़े तो 250 सीट हम यहाँ से इसी 24 में जीते हैं। और 27 में हम जो 250 नहीं, हम 300 के पार जाएंगे। एक मजबूत सरकार बनेगी और एक विकास को आगे ले जाने वाला सरकार बनेगी। आज उत्तर प्रदेश क्या जानते कहाँ है? उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में। पूरे देश भर के 15% अपराध कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, डबल इंजन की सरकार है। वो तो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो मतलब
उसके बाद हत्या, रेप, बलात्कार सब जीरो, कुछ भी नहीं होगा, सब एकदम जो कि ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनआरसीबी क्या करे हैं, हाँ। जो भारत सरकार जारी करती है, ये वसीम अंसारी के कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, मेरी बात मत मानिएगा। ये आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए हैं कि देश का 15% अपराध कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो तो बोलते हैं कि एपिस्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम आया, सोनिया गांधी जी का नाम आया, महात्मा गांधी जी का नाम आया। हमारे देश का दुर्भाग्य इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ सो गए हैं लोग। सोचिए, महात्मा गांधी जी का नाम उस एपिस्टीन फाइल से उसने जोड़ दिया और आज भी वो बाहर घूम रहा है। इस पे कोई कुछ नहीं बोला है, आज भी उस बाहर घूम रहा है। मैं इस देश के माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से मांग करता हूं कि अब स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ इस तरह की बकवास न कर सके। महात्मा गांधी जी का मृत्यु 1948 में हुआ था और 1953 में एपिस्टीन का जन्म हुआ था। बताइए, 5 साल का फर्क है। आप सोचिए, और इस तरह की बातें वो पूरे यानी टीवी के सामने का पूरे देश भर ने देखा। और जो मीडिया जो इतनी पढ़ी लिखी बताती है, अपने आप को पढ़ी हुई है वहां पे, तो क्या इस चीज का उसको ज्ञान नहीं है? इस चीज को वहां पे तुरंत नहीं बोल सकती हो कि नहीं सुधांशु जी आप गलत बोल रहे हैं कि यहाँ इस चीज का महात्मा गांधी जी का जन्म इतना हो, जब आदमी मर गया तो उसका नाम कैसे आएगा? मैं बोल रहा हूँ कि जब उस चीज का जन्म आज हुआ है, आदमी 4 दिन पहले कैसे पता चलेगा कि आदमी था कि नहीं था? अब उस एंकर को विशाल शर्मा थोड़ी बनना है, सुबह उसका इस्तीफा आ जाएगा ना। हाँ, सुधा निलंबित वो चैनल से निकाल दिया जाएगा। उसको बेचारी की अपनी पेट की पड़ी रहती है, क्या करेगी वो? अपना जमीर तो उन लोगों ने भेज दिया है ना, गोदी मीडिया ने। कैसे सवाल पूछेंगे? वहां तो सवाल पीएमओ के कार्यालय से चिट्ठी पर लिख के आते हैं कि आज कौन सा एजेंडा चलाना है, और वो दिन भर वही हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद एजेंडा चलाना है। इस देश में कभी आपने बड़े चैनलों पे देखा है कि कभी शिक्षा पे, कभी यूनिवर्सिटी पे, कभी विकास पे, कभी सड़क पे, कभी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहस होता हो? नहीं। क्या होता है? मंदिर मस्जिद, मोदी, हिंदू मुस्लिम, इसी तरह के बहस। उनको पीएमओ से लिखकर चिट्ठी आती है कि किस तरह के आपको आज समाचार चलाने। अच्छा, अगला पीएम चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी से? माननीय राहुल गांधी जी। इस देश के शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, उस समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी भी कोई और नहीं हो सकता? उस देखिए, ये तो लोकतंत्र है, कोई भी हो सकता है। नहीं, मगर ये लोग ये सवाल उठाते हैं ना, आप जान ही रहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये उठाते हैं कि इनके दादा भी थे प्रधानमंत्री, इनकी दादी भी थी, और नेहरू जी इनके नाना लगेंगे जी। नेहरू जी इनके नाना, मतलब ये नेपोटिज्म हो जाता है। लोग सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं ये। पिछले 30 साल, इस बार नेता विपक्ष का पद छोड़ दिया जाए, पिछले 30 साल से गांधी परिवार में कोई भी संवैधानिक पद नहीं था। अगर राहुल गांधी जी ने चाहा तो सोनिया गांधी 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होती, और 2009 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए होते। मनमोहन सिंह जी ने सामने से कहा था, मगर राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, इस देश को मनमोहन सिंह जी बेहतर चलाएंगे। और क्योंकि उनके लिए सत्ता मायने नहीं रखता है, उनके लिए इस देश की सेवा करना। मगर आज पूरे देश भर के, जो मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं की, आम जनमानस की, ये उनके हृदय की आवाज है कि इस देश को एक पढ़ा लिखा, एक सुलझा हुआ प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, और उसका नाम है राहुल गांधी। और रही बात नेपोटिज्म की, अनुराग ठाकुर, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे, नितिन गडकरी के बेटे, तमाम अच्छा, निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन गए क्या? अभी बन नहीं गए, नाम चल रहा है, बन ही जाएंगे ना, बन जाएंगे ना। आज तक एक भी दिन वो एमएलए या एमएलसी या एमपी नहीं रहे। और सोचिए, बिहार के पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं थे। सोचिए, सस्ता गढ़ किया है, जो कागजी होता है काम। जो मैं सुनने में आया कि सीधे उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सैकड़ों हजारों नाम भारतीय जनता पार्टी में हैं, नेताओं के लड़कों का नाम, जो आज विधायक सांसद बनते। क्या उसको नेपोटिज्म नहीं कहेंगे? अरे राहुल गांधी तो आज 2004 22 वर्षों से देश के संसद है, और सबसे शायद अगर कहा जाए तो जो वर्तमान सांसद होंगे पार्लियामेंट में, उसमें 20-25 वेस्टर्न सांसदों में होंगे। भारत का पीएम चेहरा कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा या फिर अब क्या बोले, अब भारत का पीएम वो होना चाहिए जिसके अंदर दूरदर्शिता हो, जिसके अंदर इस देश को आगे ले जाने की सोच हो, जिसके अंदर ये सोच हो इस देश में किस तरह से भाईचारा रहे, सौहार्द रहे, आपसी प्रेम रहे, और उसके साथ साथ ये देश पूरे विश्व का
का नेतृत्व करे, ये उसकी उसके अंदर रोड मैप होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। ऐसा इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपका अगला प्लान क्या है आ, आने वाले, अगर आप सरकार बनाते हैं उत्तर प्रदेश, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश और खासकर भदोही, मालूम है आपको, भदोही पूरे देश भर के नौजवानों को रोजगार दिया करता था। आपको बिहार के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के तमाम राज्यों के लोग आकर यहाँ रोजगार पाया करते थे। और आप चले जाइए दोपहर में, ये मोल स्टेशन है, सुरियावा है, भदोही है, सूरत और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में देखिए किस तरह से यहाँ का नौजवान जब यहाँ रोजगार नहीं पाता है, उसको मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है। ये सवाल तो राज ठाकरे ने बहुत बढ़िया पूछा था, मुझे ये सबको समझ में आएगा कि आप वहां के एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद और उसके बाद विधायक और सीएम पीएम से क्यों नहीं पूछते हैं कि हमें मुंबई और दिल्ली, कलकत्ता जैसे महानगरों में जाकर वहां से लोगों को जलील होना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। वहां के आप यहाँ लोगों से नहीं पूछते इतना बड़ा यूपी है, यहाँ क्यों आते हो? देखिए, उनके कहने का सेंस अलग था। ये देश एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों काम कर सकता है, रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। मगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, निश्चित रूप से ये सवाल सबके मन में है। 1989 तक हमारी सरकार थी। ये भदोही जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया, हमने भदोही में इंदिरा मिल दे दिया, हमने औराई में चीनी मिल दे दिया, हमने कंबल कारखाना खोल दिया, हमने सिंचाई के साधन पूरे जनपद में फैला दिए। आप जाएंगे दूर दूर तक पंडित श्यामधर मिश्रा के लगाए हुए नलकूप मिलेंगे, जिसके नाली की मरम्मत की सरकार नहीं करवा पाई। इसलिए लगाया क्योंकि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के साधन मिलेंगे, रोजगार मिलेगा तो देश की तरक्की होगी, प्रदेश की तरक्की होगी। मगर इन सरकारों ने रोजगार के साधनों पर कोई भी काम नहीं किया। बीजेपी के 2-4 काम आप गिनाइए जो अच्छा किया हो आपकी नजर में। मुझे तो याद ही नहीं है। आपको मैं बता कुछ सकता तो हूँ, दिखता होगा। मैं बता सकता हूँ ना, वो अभोली का वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 2 दशक से अधिक हो गया, खड़ा है, चालू नहीं हो पा रहा है। मैं आपको जैसे इतना पता होगा ना कि बीजेपी ने कुछ तो अच्छा काम मैं किया बता है, रहा हूँ ना, अगर वो 12-13 साल से सरकार में है तो। मैं बता रहा हूँ ना, अभोली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे इस जनपद की कई दर्जनों सड़कें हो, 100 शैय्या केंद्र बनाया है, आज तक अपनी पूरी क्षमता के साथ चालू नहीं हो पाया है। वो भी तमाम इस जनपद के तमाम नौजवानों, सैकड़ों नौजवानों ने लगातार संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब जाके प्रारंभ हुआ, तब भी जाकर वो अपने पूरी क्षमता के साथ चालू नहीं हो पाया। अरे योगी जी ने कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी, हम चीनी मिल को चालू कर देंगे, चालू नहीं हुआ। चालू 9 साल हो गए। उन्होंने बोला मैं राम मंदिर बनाया हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा उनका वही देखिए, था। वो आस्था और धर्म का मामला है, ठीक है, उसी पे तो वोट पा रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। उनको अगर इसी पे एक सरकार बन रही है तो सही है, लोगों को वैसे ही देखिए बताइए। ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, ये देश संविधान से चलता है, वो आस्था और धर्म का मामला है। निश्चित रूप से इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। मुझे बता दीजिए कोई भी एक आदमी जो उसके विरोध में उतरा हो, ये भी एक आदमी, सब पूरा देश प्रसन्न है। ये तो सभी बोलते हैं, वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि इसके खिलाफ कांग्रेस थी, इतने साल तक नहीं कर पाई, भैया आपकी सरकार इसने बहुत रोकने की कोशिश की, हाँ, ये बोल रही है। आपने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके बनवाया है, आपने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित नहीं बनाया है, न्यायालय ने आदेश दिया है। अब कांग्रेस का पहले दिन से स्टैंड यही था कि न्यायालय जो निर्णय देगी हम उसके साथ हैं। एक आदमी बता दीजिए जो सड़क उतरा हो, कहा हो राम मंदिर के खिलाफ है। ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अब वो भी मुद्दा समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय पे महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, रोजगार के नाम पर वोट करने जाएगी और योगी जी के कुशासन, जो 9 साल का कुशासन है, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। सबसे बढ़िया नेता मैं आपके पार्टी से पूछता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। देखिए, दोनों हमारे आदर्श हैं। सोनिया गांधी जी हमारी, उनके पास अनुभव है, और राहुल गांधी जी के पास हमारे वर्तमान है, आने वाले कल के लिए बेहतर सोच है, इस देश को आगे ले जाने की सोच है। हमारे लिए दोनों आदर्श है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। हमारे भारत के लोग सबसे ज्यादा किसको फॉलो कर, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? आप कहेंगे कि मैं इस राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की फॉलो करने की बात नहीं है, फॉलो करे तभी तो। देखिए, फॉलोअर की संख्या सकती है कि नरेंद्र मोदी की ज्यादा हो, सोशल मीडिया फॉलोअर्स में देखिए। हाँ,
एक नेता के रूप अच्छा, में। 36% या 38% भारत के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, 62% मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है। एक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी के पास इस देश को आगे ले जाने की सोच है, इस देश के विकास के लिए लगातार वो संघर्ष रहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी वही काम उत्तर प्रदेश में करते हैं। दोनों शानदार नेता हैं, बड़े बेहतरीन नेता हैं, और इस देश के, इस प्रदेश की तरक्की के लिए दोनों नेताओं की आवश्यकता है, अखिलेश यादव जी की भी और राहुल गांधी की। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव, बढ़िया नेता। देखिए, दोनों का अपना अपना काम है, ठीक है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपनी भूमिका में है, और दोनों को साधुवाद है अपने समाज के, इस प्रदेश के बेहतरीन के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सोनिया गांधी का एक भी भाषण नहीं आता है। देखिए, उम्र हो गया है, 80 वर्ष इसमें वो सांसद है। सांसद है, और ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने अभी सांसद में कई उन्होंने सवाल पूछे हैं, सांसद में उन्होंने भाषण दिया, ऐसा नहीं है। जब भी देश को जरूरत होती है तो वो लगातार, जो उनका काम है इस देश के सरकार को आईना दिखाना, वो लगातार आईना दिखाती रहती हैं, इसमें कोई राय नहीं, लगातार हो करती है। मगर अब थोड़ा सा बीमार रहती है, उनका असर होता है, वो प्राकृतिक नियम है, हर व्यक्ति के साथ होता है, ऐसा नहीं है। अब पूरी तरह से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन आगे ले जा रहे हैं। बढ़िया। कौन, अमित शाह या फिर संजय सिंह? संजय सिंह क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। उनकी बातें जो होता है ना, लोगों के हित की बात करते हैं। संजय सिंह निश्चित रूप से संसद के अंदर जिस तरह से लगातार वो इस देश के ज्वलनशील मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं, आज के युवा नेताओं को उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। और अमित शाह को अमित शाह से सीखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। मतलब इस देश की तरक्की के लिए उन दोनों नेताओं में बात करें, संजय सिंह के विचारों को अपनाकर आगे बढ़ना। राजनाथ सिंह, अरविंद केजरीवाल, इस देश के लिए दोनों ठीक नहीं है। जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं और एक रक्षा मंत्री है। आपकी शैक्षिक योग्यता एक अलग चीज है, मगर आपकी सोच, आपका विजन इस देश के लिए क्या है? अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहिए। अरे, अरविंद केजरीवाल जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस नई दिल्ली का निर्माण किसने किया था? शीला दीक्षित ने किया था। तो अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? शीला दीक्षित, बता रहा हूँ ना, शीला दीक्षित जी ने 15 वर्षों में पूरे नई दिल्ली को चमका दिया, और आप आते हैं कहते हैं कि शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया। ये तो और स्कूल, एक मिनट में गिना दो, स्कूल, प्राइमरी स्कूल को एकदम हाईटेक बना दिया, और ये सच है, आप बताइएगा। और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, हर मतलब रोड, मोहल्ला के लिए ये बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। इस तरह से लोग विदेशों से, और ट्रम्प की बेटी क्या नाम है, वो आई थी देखने के लिए वहां की स्कूलों पर। शायद आपने जो टीवी और सोशल मीडिया में उनका प्रचार देखा है, आप कभी जमीन पे नहीं गए हैं। मैं दिल्ली के चुनाव में कई महीने वहां रहा, ठीक है, उन मोहल्ला क्लिनिकों का क्या हाल था, उन स्कूल बनाए हुए कांग्रेस पार्टी के, उसको रंग पुतवा के अपना नाम करना, ये काम अरविंद केजरीवाल का था। ठीक है, उन्होंने कुछ काम करने का किया उन्होंने, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पूरी दिल्ली को उन्होंने बदल दिया, और मैं उनको उस बात के लिए कभी माफ नहीं कर सकता हूं जिन्होंने इस देश से झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ, रामदेव के साथ, तमाम लोगों के साथ मिलकर जो कांग्रेस के खिलाफ एक झूठ बोला, और इस देश में उन्हीं के सबके कारण भारतीय जनता पार्टी का फिर से उदय हो पाया। टिकट न मिलने पर नेता क्या पार्टी बदल लेते हैं? देखिए, अब ये तो आज, ये सच बताइएगा, कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट तो झूठ है? तमाम तरह के उदाहरण मिल रहा है, इसमें कोई तो राय नहीं है। मगर मेरा मानना है कि पार्टी माँ के समान होती है। जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस नेता ने आपको सम्मान दिया, आपकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस नेता और उस पार्टी के पीछे खड़े रहना। पहले विचारों की राजनीति होती थी, आज व्यापार की राजनीति होती है। शायद यही अंतर हो गया है, लोगों के अंदर वैचारिक जो वैचारिकता था वो खत्म होकर हो गया है, अब केवल व्यवसाय बन गया है। ये गलत बात भी है इस देश के लिए। लोगों के अंदर वैचारिक जीवनता होनी चाहिए, और उस विचार के साथ, जिस भी विचार के साथ हैं, आप खड़े रहिए लगातार। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया हो? ढेर सारे नेता हैं,
किसी दो चार का नाम। जितिन प्रसाद जी, फिर ज्योतिराज सिंधिया, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। मैं उनका बीजेपी छोड़ के कोई कांग्रेस में आया हो, बहुत से लोग, दो अभी चार का नाम। अभी विजेंद्र सिंह है, भाजपा में थे वो, अभी नाना पटोले भाजपा के सांसद थे, सिटिंग सांसद थे। अच्छा। हाँ हाँ, पिछली सरकार में कांग्रेस में आए, सांसद हुए थे, उस समय हुए थे, फिर उनको कांग्रेस ने राष्ट्रीय किसान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो तमाम इस तरह के उदाहरण मिलते हैं जब उनको समझ में आ गया कि ये हम किसानों का भला करने के लिए, नौजवानों का, छात्रों का भला करने के लिए इस पार्टी में थे, मगर ये केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों का भला कर रही है, इसलिए शायद उनको लगा कि नहीं, हम गलत रास्ते पर, वो कांग्रेस में आ गए। आज वीरेंद्र सिंह जी 2800 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा में गाँव गाँव जा रहे हैं, लगे हुए हैं। तो तमाम तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। राजनेता को धार्मिक बात करनी चाहिए या राजनीतिक बात करनी चाहिए? धर्म की जो बात है वो धर्म गुरुओं के लिए है। राजनेता का काम है कि किस तरह से देश और समाज का विकास हो, उस पर फोकस करना चाहिए। धर्म की बात करने के लिए हर धर्म में धर्म गुरु है, उनका काम है, ये राजनेता का काम नहीं है। धर्म की चाशनी से उनको दूर रहना चाहिए। लेकिन आज राजनेता लोग जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले नारा लगाते हैं और उसके बाद पहले धर्म की ही बात करेंगे, उसके बाद काम की बात कोई नहीं करेगा। कोई भी राजनेता हो गया है जो सरकार में रहता है, अभी आप सरकार में नहीं है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आई तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, पिछले 70 सालों में जो आपने कहा कि हमारी सरकार आने वाले समय में, नहीं 70 सालों में हमारी सरकार थी, हमने कभी भी धर्म के चाशनी में हम लोग कभी नहीं डूबे, या कभी भी आस्था या धर्म को हमने व्यापार राजनीति के केंद्र में नहीं लाया। ये पूरा देश जानता है। हमने इस देश को विकास के नाम पे हमने वोट मांगा, विकास के नाम पे राजनीति किया। और रही बात नौजवानों के लिए, एक हमारे पास विजन है कि भैया इस सरकार ने 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आज 11 वर्षों में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। मैं पूछता हूँ क्या 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? आपका प्लान क्या है? निश्चित हमारी सरकार थी तो हमने तमाम तरह की योजनाएं लाई थी। हमारी सरकार की तो हमने रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा। यदि कोरोना में मनरेगा नहीं होता, इस देश की स्थिति को आप भाप नहीं सकते हैं। लोग भुखमरी के कगार पे हो जाते हैं। हमने शिक्षा का अधिकार लाया, लोगों को मुफ्त शिक्षा। हमने सूचना का अधिकार लाया। अभी आप कहेंगे 5 किलो राशन न कहेंगे ना, और राशन, उस राशन कार्ड को कोई पलटिएगा, पीछे पन्ना, उसमें लिखा होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005। किसने लाया? मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने लाया। किस लिए लाया? कि भूख के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यदि मृत्यु होती है तो वहां का किसान के बारे में आज कोई सोच नहीं रहा है सरकार। 2009 में हमने 78,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। कितना? 78,000 करोड़ रुपए। आप भी अपने गांव में पता करिएगा, आपको एक दो किसान जरूर मिल जाएंगे। और हमने नहीं देखा कि ये किसान अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, वो किसान का हमने माफ किया। माफ इन्होंने भी किया है, मोदी जी ने। 6 लाख करोड़ से अधिक किसका? बड़े बड़े पूंजीपतियों का। ये लगा आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े पूंजीपतियों का। किसका नाम ले सकते हैं? कौन कौन है? हाँ, अब सोशल मीडिया पे जाइए, आपको तमाम तरह के मिल जाएंगे। अडानी का नाम है, अंबानी का नाम है, बहुत से पूंजीपति उसमें हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने उनका कर्जा माफ कर दिया है। और किसानों की बात कहेंगे, इस देश का किसान भूला नहीं है। जबकि इस देश के किसान ने अपने हक की बात की, इन्होंने बड़े बड़े कील, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिया। और 1.25 साल तक इस देश का किसान सड़कों पे रहा। और वो जो धुआं जाता है, टीयर्स, हाँ, सड़कों पे रहा। सैकड़ों किसानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, और फिर ये सरकार अपने फैसले वापस लिया। तो सोचिए उन सैकड़ों किसानों के क्या गलती थी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में थी, हमने 3,000 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदा। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना मिलता है? 2100 रुपए। हमने किसानों से, अगर उन्होंने गाय रखा है तो हमने गोबर खरीदा 3 रुपए किलो। इसलिए खरीदा क्योंकि किसान जब समृद्ध होगा, जब किसान समृद्ध होगा तो उसका लड़का पढ़ेगा, उसकी लड़की पढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। और जब किसान और नौजवान आगे बढ़ेगा तभी जिला, प्रदेश और देश बढ़ेगा। आज लोगों की सबसे, इसमें थोड़ा सा हाँ है ना मुझे दिया, सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे भारत की, जो युवाओं का है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, मैं युवाओं से साफ साफ कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप इस देश के भविष्य हैं। आपको अपने जिम्मेदारी का महत्व समझना होगा। आपको अपने अधिकार की बात तो करनी है, आपको अपनी जिम्मेदारी की भी बात करनी होगी। और मेरा मानना है कि राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएंगे,
जब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक इस देश की राजनीति नहीं सुधरेगी। तो मैं नौजवानों से कहूंगा कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में हैं, पूरी तन्मयता से आप जिस भी, आप चाहे किसान हैं, आप चाहे छात्र हैं, आप शिक्षक हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। यही असली देश सेवा है और यही असली देशभक्ति है। आप भदोही जिले के जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बन चुके हैं, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपके जिले की इस एक बताइएगा, जो सबसे बड़ा हो। रोजगार। और यहाँ की सबसे बड़ी जो पार्टी है इस समय, क्योंकि 3 बार से वही आ रही है, तो यही बताएंगे ना, यहाँ भदोही जिले में बीजेपी आ रही है जी। आप उनसे क्या बोलना चाहते, अगर आपकी सरकार नहीं है, आप सांसद नहीं है, आपकी पार्टी के सांसद नहीं है, उनकी पार्टी के, तो आप उनसे एक संदेश, एक उनको क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ के सांसद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि आप जनता के बीच रहें। जनता ने आपको बड़ी ही उम्मीद से, बड़ी ही आशा से आपको चुना है। इसलिए चुना है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्वास्थ्य अस्पताल हो, चाहे वो रेलवे से जुड़ा हो, मतलब उनकी दिनचर्या को जो प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। तो जनता के बीच रहकर उन समस्याओं को निराकरण कराएं, यही असली जनप्रतिनिधि की पहचान होगी। लेकिन राजनीति में जो राजनेता होते हैं सिर्फ वही अपना विकास कर पाते हैं, गरीब जनता का कभी भला नहीं होता। कोई भी पार्टी हो, मैं इतना देखा हूं जब से जानने लायक हुआ हूं, कोई भी पार्टी बात तो करेगी लेकिन उस जनता को उस गरीबी से उभारेंगे। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। या आप नेता की बात नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में मैं हजारों उदाहरण दे दूंगा मैं आपको, जिनका पूरा जीवन बीत गया और मरने के बाद उनके मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, सभी राजनेता किसी भी पार्टी, मैं बता रहा हूँ ना, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, मरने के बाद उनके पास अपना घर नहीं था। आज भी राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, जब इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई तो ये अपने माता जी के घर पर है, इनके नाम से कोई अपना घर भी नहीं है। तमाम तरह के उदाहरण आपको कांग्रेस पार्टी में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी त्याग सेवा, हमारी पार्टी का, आप कहते हैं 70 साल में कांग्रेस लूट लिया, हमने नहीं बोला, मतलब बीजेपी ने बोला, बीजेपी ने बोला 70 सालों में इस देश को लूट लिया, उनका आरोप है। 70 साल में हमारा जो खाता है 133 करोड़ में कल पढ़ रहा था, उसको 133 करोड़ है। और भारतीय जनता पार्टी के का जो है ना भैया, वो 11 समथिंग करोड़, मतलब 1100 करोड़ के आसपास है उनके अकाउंट में। सोचिए, हमारे पास प्रदेश में भी ठीक ठाक से कार्यालय नहीं है और इनके पास हर जिले में आपको 5 स्टार कार्यालय मिल जाएंगे। हर जनपद के हर जिले में एक और कहीं तो 2-2 कार्यालय है। इस देश को किसने लूटा है, इस देश से कोई छिपा नहीं है। अच्छा, क्या भारत में अगर मुस्लिम को अगर आपत्ति हो, भारत में बीफ बंद होना चाहिए, नहीं बीफ एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए? इस पे कोई भी मुस्लिम इस पे क्या बोलते हैं कि रोक लगाएंगे या फिर उस पे इस बात का एक खंडन करेंगे? भारत का संविधान इस देश के हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति को यह अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार उसका खान पीन, उसका रहन सहन ये वो तय करेगा। नहीं, लेकिन जैसे हिंदू धर्म में गाय, हमारी बात मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है। और रही बात, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल है। किरण रिजिजू का नाम सुना है आपने? उनका इंटरव्यू सुना है आपने? वो कहता है हाँ मैं बीफ खाता हूं। बीफ खाते हैं। तो ये भारत के संविधान में क्या होता है आप बता सकते हैं? सुनिए, भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है, ठीक है, कि हम अपने संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपने इच्छा अनुसार खान पीन रहन सहन कर सकते हैं। और रही बात, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा, मुझसे मत पूछिए। कभी कोई आएंगे पूछ लीजिएगा कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 क्यों है और टॉप 10 बीफ एक्सपर्ट जो कंपनियां हैं उसके मालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों हैं। तो ये सवाल इस बचा के रखिए, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जरूर पूछिएगा, क्यों आप बड़ी बड़ी देश को अनेक बात करते हैं इस तरह की बात। और बीफ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी,
शंकराचार्य जी, हाँ। इस देश में जो सनातनी, आप भी मानते हो उनको बहुत? इस देश में मैं इस देश का एक भारतीय हूं। और मेरी बात सुन लीजिए, कुरान में लिखा है, जानते क्या लिखा है? कि दूसरे के धर्म, दूसरे के धर्म गुरु, दूसरे के धर्म पुस्तकों का सम्मान करिए। कहीं नहीं लिखा है कि किसी दूसरे के आस्था या के साथ खिलवाड़ करिए। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हिंदुस्तान के में 4 शंकराचार्य, 4 पीठ हैं, उसमें से वो एक शंकराचार्य हैं। मगर आज असली हिंदू कौन है, इसका भी सर्टिफिकेट कौन तय करता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि शायद आजादी में पहली बार इस आजाद मुल्क में किसी शंकराचार्य जी ने कुंभ में स्नान नहीं किया और उन्हें वापस आना पड़ा। इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ये बोला जाता है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक मुस्लिम, आप इस चीज को आज क्लियर कर दिएगा कि जैसे बोलते हैं ना कि मुस्लिम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। किसने कहा भारत माता की जय? भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंदुस्तान का, ये सब भारतीय जनता पार्टी के चोचला है। वही चीज मैं मेरे मन में ये क्वेश्चन चल रहा था। कांग्रेस की मीटिंग में आइएगा, अब मैं आपको आमंत्रण करूंगा। कांग्रेस की जो मीटिंग शुरू होती है वो वंदे मातरम से शुरू होती है और जनगण मन से समाप्त होती है। मगर कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है कि आप कौन है बुलवाने वाले। मेरा इच्छा होगी, मैं भारत माता की जय बोलूंगा, मगर आपके कहने पे क्यों बोलूंगा? सही बात, जबरदस्ती क्यों बुलवाएंगे? इसके विरोधी हम हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चोचलम है। इस देश का जो मुसलमान है वो बड़ा ही अमन प्रस्त, बड़ा ही शांति प्रिय है और बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपको भी मानता हूं। मैं अंतिम में मैंने कहा ना आपको, दूसरे धर्म गुरु, दूसरे धर्म पुस्तक, दूसरे धर्म की सम्मान करना, आदर करना, ये हमारे धर्म ने सिखाया है। दूसरे की धर्म की रक्षा करना भी ये हमारे धर्म ने सिखाया है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का धर्म को मानना ये हमारे संविधान ने दिया है। ये देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्य से थोड़ी चलेगा। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आप हैं तो आप मुस्लिम हैं, हम अपना ले लेते हैं, हम हिंदू हैं। तो जैसे आपको अगर जय श्री राम बोला, अगर जैसे आपने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो हमें रिप्लाई क्या देना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, ऐसा हमने बोला। तो हमने अगर आपसे कहा भैया जय श्री राम, तो आप भी बोलेंगे? 100% भैया। एक बार बोल दीजिए। गंगा जमुनी तहजीब है ये। हाँ, नहीं यही चीज। मैं सुबह उठता हूँ, जब वॉक पे जाता हूँ तो मैं जरूर बोलता हूँ जय राम जी की, जय सिया राम। जय श्री राम नहीं बोलेंगे? अरे हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे क्यों चल रहे हैं? क्यों राम जी को सिया से अलग कर रहे हैं? नहीं, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक बात उनका कहना है कि ये जय श्री राम नहीं बोलते। हाँ, जय श्री राम बोलने में किसी को कोई एतराज नहीं है। जय श्री कृष्णा बोलेंगे? अरे क्यों नहीं बोलेंगे? जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सब बोलेंगे। मगर मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती ना बुलाया जाए, जबरदस्ती न बुलाया जाए। अब आपको याद होंगे गांव में ताऊ लोग क्या बोलते थे? जय राम जी की, जय सिया राम नहीं बोलते थे? राम राम, राम राम। अरे तरीका है ये बोलने का। हम गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं, हमारे पास में जो रहता है वो हमारा भाई है, वो किस धर्म से है। मेरे ऊपर संकट आएगा तो पहले मेरा भाई आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आज एक चीज बता देना चाहता हूँ क्लियर, कि जो युवा है ये धर्म जात में बढ़ जा रहे हैं सबसे ज्यादा। इनको किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करें? पढ़ाई लिखाई पे या धर्म जात पे विश्वास करना चाहिए? वो अलग एजेंडा हो जाता है, ये अलग चीज हो जाती है। युवा ऐसा नहीं है कि सारे युवा, कुछ युवा भटक गए हैं। कुछ युवा को बदलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं ना कहीं वो सफल हो जाते हैं। और इससे नुकसान इस देश का होता है। आज इस देश में जिस तरह से नफरत की केरोसिन डाली जा रही है, और जिम्मेदारी मुसलमान की नहीं, जिम्मेदारी हर हिंदू भाई की है जो इस धर्म में, इस देश में अमन चाहता है, जो चाहता है ये देश तरक्की के रास्ते पे चले। ये उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इस देश में किस तरह से भाईचारा बढ़ता रहे, इस देश विकास के रास्ते पर है। तो उन तमाम हिंदू भाइयों को आगे बढ़कर उन नफरती चिंटुओं का विरोध करना होगा। जिस तरह से अभी आपने देखा उत्तराखंड में दीपक सामने आया, तो जहां दीपक की बात हो वहां रहीम को खड़ा होना होगा, और जहां रहीम की बात होगा वहां पर शिव को खड़ा होना होगा। यही इस देश की पहचान रही है और युगों युगों से पहचान रही है। इन्होंने बहुत दिनों से, सालों से लंबा ये प्रयास करते आए हैं। ये प्रयास में क्षणिक कभी कभी सफल हो पाते हैं, सफल कभी नहीं होंगे। एक केस आया है जो तरुण खटीक का,
आप देखो कहाँ गाजियाबाद का था, इंदौर का, गाजियाबाद के साथ, वहां पे एक बच्ची थी छोटी ने, उसने एक गुब्बारा महिला के ऊपर गिर गया। ठीक है, आप रोजा है, अगर आपके ऊपर होली है तो आपके ऊपर कोई कलर डाल दे तो आप उसको क्या जान से मार देंगे क्या? ये आपका मजहब सिखाता है? सुनिए, रंग पड़ने से मेरा ईमान इतना कमजोर भी नहीं है कि रंग पड़ने से मेरा रोजा खत्म हो जाएगा, अगर अगर गलती से किसी ने डाल दिया। रही बात, मैं भी तमाम तरह के रिपोर्ट्स देखा हूं, वहां पर हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, वो दो पड़ोसियों का विवाद था। नहीं, मारा उन्होंने किसने? नहीं, हमारी बात सुनिए ना। हाँ। मैं तमाम तरह के मैंने न्यूज पे देखा है, मैं ये नहीं, वहाँ के तमाम तरह के, आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार जाके जब उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया तो वहां पर, और वहां के पुलिस अधीक्षक का बयान भी आया है कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, ये दो पड़ोसियों का मामला था, और पुराने बहुत दिनों से रंजिश थी, गाड़ी खड़ी करने के लिए रंजिश था, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जिसने भी हत्या की है, इस देश का संविधान है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस देश का हर व्यक्ति, अमन प्रस्त व्यक्ति इसकी मांग करता है। अपराधी का कोई भी जात और धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। यदि हम दीपक के लिए भी खड़े होंगे तो हम रहीम के लिए भी खड़े होंगे, हम किसी सिख के और किसी ईसाई के भी खड़े होंगे। अपराध करने वाला किसी भी धर्म का होगा वो अपराधी है। अपराधी के साथ इस देश को के संविधान मानने वाला कोई भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं होगा।